तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल केम छो कसकाई कॉलेज सबके आप सब ठीक होंगे। ओके, वेलकम बैक टू माय चैनल द बैक बेंचर्स। अगेन एक बार वापस आपका सबको स्वागत है मेरे चैनल बैक बेंचर्स पे। जैसे कि हम देख सकते हैं इग्नो BHIC 132 बुक सीरीज हमने स्टार्ट की और इसके साथ फाइनली कंप्लीट हो गए हैं और किसी जोश के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अपने 16 चैप्टर जो हैं वो पूरे कंप्लीट करेंगे। आई होप हमारा ये बुक जल्द से जल्द, एक्चुअली बड़ा टाइम लग रहा है उसके लिए सो सॉरी, बट मैं कोशिश करूँगा कि हमारा ये बुक जल्द से जल्द कंप्लीट हो ताकि हम नेक्स्ट बुक को जल्द से जल्द स्टार्ट करें। ओके, सो इसी जोश के साथ हम आगे बढ़ते हुए अभी तक हमारे साथ चैप्टर पूरी तरह अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप कि उसमें आपका कोई डाउट नहीं रहा। अगर कोई डाउट रहा होगा या आपके ओवरऑल किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी बुक में कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट कर दीजिए। मैं हम कोशिश करेंगे कि आपका जो डाउट है, मैं कोशिश करूंगा कि आपका डाउट में सॉल्व कर सकूँ। ओके, सो अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए आज एक थोड़ी देर इंटरव्यू ले लेते हैं, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है, सो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने BHIC 132 बुक के 7 चैप्टर पढ़ लिए हैं। पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? पिछले चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि पोस्ट गुप्ताज के बारे में टाइम पढ़ रहे हैं। अब अच्छा, हम बात करते हैं जब मिडिल की। तो अब हमने जब सारे चैप्टर जो एंशिएंट इंडिया की जब बात करें, जो इस बुक में हम डीप में जाके पढ़ रहे हैं, ठीक है, सो बात करते हैं अगर उसकी। तो अब जब वो सारे डायनेस्टीज जो हैं जो कहीं ना कहीं खत्म होगी, चोला, चेरस, पांड्यास, गुप्ता, गुप्ताज करो, बात करो, अगर आप करो गुर्जर प्रतिहाराज की, ठीक है, कुषाण की, तो अगर वो खत्म हो गया। अब उसके बाद जो टाइम पीरियड चल रहा है ये है 9th to 12th, ठीक है, या फिर अगर बात कर लो 6th to 12th, ठीक है। सो ये टाइम टेबल कम से कम यहाँ से यहाँ तक टाइम पीरियड की भी चल रहा है। सो इसमें हम बात करते हैं पोस्ट गुप्ता के बारे में। अब तक हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, पोस्ट गुप्ता क्यों, क्योंकि पोस्ट गुप्ता क्यों, और भी क्या क्या उस टाइम और भी सारे डायनेस्टी नहीं थे और बड़े बड़े एम्पायर नहीं थे, लेकिन जो गुप्ता पीरियड था वो सबसे बड़ा एम्पायर था। ठीक है, गुप्ता का जो कहीं ना कहीं बड़ी छाप छूटी हमारी हिस्ट्री में हम बात करें तो गुप्ता के कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, कहीं ना कहीं डोमिनियंस है। तो आज के टाइम पे हम गुप्ताज के जो कहीं ना कहीं अवशेष हैं जो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं तो वो मिलते हैं। इसलिए जो गुप्ताज है उसको एक बेस लेवल लेके जब हम बात करते हैं, अगर आप देखो तो इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ते हो तो उसमें इंडेक्स नंबर पढ़ते हैं, तो इंडेक्स नंबर को बेस लेके आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वैसे ही गुप्ताज को बेस लेवल लेके उसके आगे इकोनॉमी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो उनकी इकोनॉमी है, उनके जो आगे वाला सिस्टम है, ठीक है, वो किस तरह से चलता है। ओके, सो अभी तो पिछले चैप्टर में हमने उस गुप्ता के बेसिक लेके हमने ये पढ़ा कि किस तरह से जो पोस्ट गुप्ता की इकोनॉमी किस तरह से थी, ठीक है, पोस्ट गुप्ता की इकोनॉमी किस तरह से थी। उसके बाद हमने पढ़ा उसका कहीं ना कहीं जो पॉलिटी थी, ओके, वो कैसे थी, सॉरी। सो हमने पिछले चैप्टर में पोस्ट गुप्ता की इकोनॉमी और क्या पढ़ा, सोसाइटी के बारे में पढ़ा, ठीक है। सो अभी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पोस्ट गुप्ता के बाद की रिलीजन और उसके पॉलिटिक्स कैसी थी। पोस्ट गुप्ता के मतलब आई होप कि आपको अच्छे से पता लगेगा। पोस्ट गुप्ता मतलब गुप्ता एम्पायर के बाद में जो भी डेंसिटी है, जो भी एम्पायर है, जो कितने पावरफुल नहीं थे या फिर जो भी उस टाइम पीरियड के बाद, ठीक है, पोस्ट गुप्ता जब गुप्ता का एंड हो गया, ठीक है, तो उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि दुनिया खत्म हो गई या फिर एम्पायर खत्म हो गया, डायनेस्टी खत्म हो गई, ठीक है, उसके बाद भी जो टाइम पीरियड चला, उसके बाद जो एम्पायर आए, जो राष्ट्र बने, ठीक है, उसके बाद जो डायनेस्टीज आई, उनके टाइम क्या सिस्टम था, क्या इकोनॉमी थी, वो पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में, समझ गए। तो पिछले चैप्टर में हमने इकोनॉमी और सोसाइटी पढ़ लिया। अभी इसमें हम पढ़ेंगे क्या कहते हैं, पॉलिटी और रीजन। सो ठीक है, हमारे पॉलिटी में सबसे फर्स्ट आपको पता है टॉपिक क्या है, जब पॉलिटिकल की बात होती है सबसे ऊपर कौन होता है, किंग होता है, ठीक है। सो किंग से बात करते हैं कि किंग से मतलब किंगशिप, ठीक है, तो देखते हैं कि किस तरह से उसके बाद की किंगशिप किस तरह थी। मेन बात ये है कि ओवरऑल जो 100 में से अगर बात करो तो 80 to 90% जो है ना, वो 80 to 90% जो है चैप्टर सेम है। मतलब कहीं ना कहीं गुप्ताज के आधार पर ही अगर बात करो 80 से 90% जो है वो कहीं ना कहीं जो गुप्ताज के टाइम पीरियड की तरह ही जो बात का सिस्टम है। बात करें अगर हम इकोनॉमी की या फिर बात करें अगर हम पॉलिटी की, सोसाइटी की, रिलीजन की बात करें, सो गुप्ताज के टाइम की तरह ही है, लेकिन कुछ ना कुछ एक लिटिल बिट छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट आया, वो देखेंगे हम इसमें, ठीक है। बाकी सेम देखें, बात करोगे किंगशिप तो वैसे ही हेरिडिटरी है, ठीक है, किंग जो है हेरिडिटरी है, उसके बाद उसका बेटा ही राजा बनेगा, उसके बाद राजपुत्र, वही वैसे ही सिस्टम है, कुछ वैसा चेंज नहीं आया हुआ। लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं, अपने पढ़ लेते हैं। मोस्ट ऑफ कंट्री वॉज रूल्ड बाई किंग्स, ठीक है। हम देखते हैं कि जो कंट्री का मोस्ट पावर पार है, जब कोई भी किंग रूल करता है या कोई भी किंग टेरिटरी पार्ट करता है, तो सबसे ज़्यादा कंट्री का मेन जो सिटी होती है, मेन कैपिटल होती है या फिर मेन जो एरिया होता है, वो किंग के द्वारा रूल किया जाता है। ओनली इन फ्यू फेन एरियाज दे आर लाइनेज्ड ऑन दी गन ट्राइबल रिपब्लिक फॉर्म बाय गवर्नमेंट, ठीक है। सो हम देखते हैं, अगर हम बात करें, अगर गुप्ता मॉडर्न टाइम में मुगल्स की बात करें या फिर, ठीक है, जो बड़े बड़े एम्पायर है उसकी एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। अगर अब अकबर है, उसकी टेरिटरी अलर्ट कर लेते हैं दिल्ली है, ठीक है, जैसे अकबर है उनकी टेरिटरी, उसकी दिल्ली है। अब यहाँ पर उसके ईस्ट में अगर उसका एम्पायर है बिहार, बांग्ला, आसाम तक, और यहाँ पर अगर वेस्ट में उसका गुजरात, राजस्थान तक, नॉर्थ में अगर उसका हिमाचल, जम्मू कश्मीर तक, और साउथ में अगर उसका लेट कर लो महाराष्ट्र तक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तक उसका एम्पायर है, ठीक है। तो अब वो अकेला बंदा बैठ के दिल्ली में से कैसे कंट्रोल करेगा? सो क्या करेगा कि इसके जो लोकल लेवल पे अपने अपने जो रूलर्स हैं या अपने जो उसको रिप्रेजेंटेटिव करेंगे उस लोकल लेवल पे वो रूलर्स एस्टैब्लिश करेगा, या फिर किसी किसी जगह पे जैसे कुछ जो इतने एम्पायर के अंदर जो किंगडम है ना, जो एम्पायर है, जो डायनेस्टी से, वहाँ पर कोई रूलर नहीं बैठेगा, वहाँ का जो पहले का रूलर है वो वही रहेगा, बट वो रूलर जो है वो अकबर के लिए लॉयल रहेगा और वो कहीं ना कहीं वो अकबर को वहाँ का रेवेन्यू सिस्टम में हिस्सा देता रहेगा और वो खुद रूल करेगा। इसमें फिर किंग उसमें उसको इंटरफेयर नहीं करता, बस वो ये है कि वो किंग का लॉयल रहना चाहिए, मुसीबत के टाइम वो किंग की हेल्प करेगा किसी भी इन्वेजन के दौरान, और किंग को रेवेन्यू देता रहेगा, ठीक है। इतनी नॉर्मल सी बात है, ठीक है। मोस्ट ऑफ पार्ट किंग रूल करेगा, बाकी कुछ जगह पे जो है लोकल लेवल पे जो उनके जो ट्राइबल चीफ्स या फिर जो ट्राइबल रिपब्लिक है वो खुद कर लेती है, अपनी गवर्नमेंट खुद फॉर्म करती है, ठीक है। आफ्टर द मिलिट्री एक्सपेंडिशन ऑफ समुद्रगुप्त नॉर्थ इंडिया अर्ली 4th century सी मोस्ट ऑफ दीज ट्राइबल रिपब्लिक ऑलमोस्ट डिसअपीयर्ड फ्रॉम द पॉलिटिकल सीन्स, दस मद्रा एंड
दस माद्रा एंड युधिया इन पंजाब, द अभीरा इन सेंट्रल इंडिया एक्सेट्रा आर नो हेयर्ड अगेन। सो हमने अभीरा का देखो, अभी हमने पिछले चैप्टर में भी अभीरा के बारे में पढ़ा हुआ है एंड ठीक है, किस तरह से वो फ्रेगमेंट हो गई थी अलग अलग हिस्सों में। ओके, सो यहाँ पर ये बता कर कि 4th सेंचुरी हमने हमने अगर हमको अगर हम समुद्रगुप्त की बायोग्राफी पढ़ी होगी नहीं पढ़ी तो हमने अपने चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाई बताई हुई है, या आप उसको जाके देख लो, ठीक है। बहुत ही अच्छे से हमने उसमें एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से समुद्रगुप्त की कैंपेन्स थी, या किस तरह से जो समुद्रगुप्त हमको भारत का नेपोलियन में बोलते हैं कि किस तरह के उसका एक्सपेंशन पॉलिसीज थी, खासकर वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट किंग था। ओके, सो हम देखते हैं कि जब वो 4th सेंचुरी में नॉर्थ में इन्वेजन करता है तो जो ट्राइब्स होती हैं वो कहीं लॉन्ग टाइम के लिए जो पॉलिटिकल सिनेरियो से बाहर चले दूर चली जाती है, क्योंकि इतना ज़्यादा उनकी इकोनॉमिक लेवल डाउन हो जाती है, फिर इतना इतना ज़्यादा उन पर डोमिनेंस हो जाता है, ठीक है। सो काफ़ी टाइम के लिए वो पॉलिटिकली डिसअपियर हो जाती हैं। ओके, जब बात करें जैसे तो ये देखो एग्जाम्पल के लिए अभीरा ट्राइब, अभीरा some of tribal chief also slowly became monarchies. The king took pompous titles like Parmeshwara, Rajadhiraja, Parambhattakar, etc., which indicate their superiority over many other smaller rulers during the period. Divine right, the theory also came into vogue. The king, in keeping with the theory, held such title as Prithivallabha, the beloved of earth goddess. He is called the fifth Lokpalas, as the other existing 4 Lokpalas are guardians of the 4 cardinal directions were namely Kubera, Varuna, Indra, Yamna. Through the concept of divinity, the king became dominant. It was combined with the notion of king as guardian and protector. ठीक है, सो ऐसा माना जाता था कि जो किंग है वो भगवान का भेजा हुआ एक ऐसा फरिश्ता है जो वो बोलेगा वही सही होगा, इसलिए कहीं ना कहीं लोगों का उसके अंदर धुन विश्वास होता था, लोगों को उस पर आंख में विश्वास होता था। अगर उसने किसी को भी पनिशमेंट सजा दी, सुनाई दी, या फिर ओवरऑल बात करेंगे तो जुडिशियल सिस्टम में हिसाब से भी बात करें तो जो किंग का वर्डिक्ट है वो फाइनल है। देखा आज के टाइम पे हम बात करते हैं अगर किसी भी जुडिशियल सिस्टम की तो सबसे लो लेवल पे होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, ठीक है, फिर हाई कोर्ट होता है, ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट फाइनल होता है। वैसे ही अगर उस टाइम की बात करें तो उस टाइम में सबसे लेवल ग्राम लेवल पर, ठीक है, जो देशभक्ति बोलते हैं, ठीक है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे होता होगा। ओके, उसके बाद फिर भी किसी को सेटिस्फेक्शन नहीं तो फिर किंग का जो लास्ट सुप्रीम वर्डिक्ट है किंग है उसका लास्ट होता होगा, ठीक है। सो यहाँ पर ये बता रहा है कि किस तरह से जो किंग जो डोमिनेट था, ओके, और अपने आप को बड़ा पावरफुल दिखाने के लिए अपना रूप मनवाने के लिए वो बहुत ज़्यादा हैवी टाइटल्स लेता था। हैवी मतलब बड़े भारी नाम, महाराजा धीराज, परमेश्वर, ठीक है, परम भट्टाकर। अब इससे ये साबित होता है कि जो रूलर है वो राजा लिखेगा, ठीक है, जैसे कहीं का एक टेरिटरी है राजा, ठीक है, महाराजा, ठीक है, तो ये ऐसे टाइटल लेते हैं। अब बट जो लोकल लेवल पर रूलर्स हैं वो ये टाइटल ले रहे हैं, ठीक है, लोकल लेवल पर ये ले रहे हैं, लेकिन जो मेन किंग है जो जैसे गुप्ता ओवरऑल टेरिटरी जो गुप्ता का, ठीक है, लेट को गुप्ता का किंग है, ठीक है, ये मेन किंग है, और इसके ये लोकल लेवल पे ये इसके रूलर्स हैं जो इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो लोकल लेवल के रूलर्स है ये राजा महाराजा टाइटल लेते हैं, लेकिन जो मेन किंग है, ठीक है, जो सेंट्रल लेवल पे बैठा वो बड़े बड़े हैवी टाइटल लेगा। कौन से? महाराजा धीराज, महाराजाओं के राजा, परमेश्वर, ठीक है। जब हम देखते हैं कोई मूवी तो उसमें बोलते हैं कि महाराजाओं के राजा, महाराजा। सो मतलब उसमें ये बताने के लिए जो लोकल लेवल राजा हैं जो प्रजा को ये बताना चाहते हैं कि जो आपके भी राजा हैं उनके भी राजा हैं, ठीक है। जैसे राजा प्रजा के लिए सबसे मेन हेड कौन होता है? राजा। लेकिन उस जो राजाओं के भी राजा हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं गुप्त वंश के जो रूलर्स, ठीक है, जो सेंट्रल लेवल पे मेन टेरिटरी को रूल करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर बता रहा है कि राजाओं के भी राजा हैं वो, ओके। ये रीजन था कहीं ना कहीं उनके जो हैवी टाइटल्स लेने का, ओके। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमको पता है किंग के बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। मौर्यन टाइम पीरियड के बाद पोस्ट मौर्यंस में उनका कैसा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है, सो वो पढ़ेंगे इसमें हम। बात करें अगर मौर्यंस की तो उनके टाइम पे हमको देखने को मिलता है इतना ज़्यादा मौर्यंस को हम देखते हैं कि सेंट्रल लेवल पे उसको किंग को ज़्यादा कोई एडवाइस करने वाला नहीं मिलता, उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। अब बात करते हैं पोस्ट मौर्यन के, क्या पोस्ट मौर्यन का टाइम कोई चेंज आया हुआ है? एज कम्पेयर टू द मौर्यन पीरियड देयर इज नो क्लियर एविडेंस फॉर एक्जिस्टेंस ऑफ सेंट्रल मंत्री परिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एडवाइस द किंग। देयर वर हाउएवर मेनी हाई किंग ऑफिशियल्स वर एट टाइम कॉल्ड मंत्री। मौर्यन टाइम पीरियड की अगर बात करें तो हमको वहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। मौर्यन टाइम पीरियड में जैसे चंद्रगुप्त के सबसे बड़े ऑब्वियसली एडवाइजर कौटिल्य, या फिर और भी हमको और उनके एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे काउंसिल में मंत्री परिषद मिलता है जो कि किंग को एडवाइस करते हैं, ठीक है। लेकिन गुप्ता के टाइम पीरियड की बात करें तो हमें ऐसा कोई भी नहीं देखने को मिलता काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो किंग को असिस्ट करेगी। लेकिन एक हाई ऑफिशियल्स रैंक लेवल जो कहीं ना कहीं किंग के साथ देते हैं, या फिर जो कि एक दो ऑफिसर हैं जो हाई रैंक पे वो देखे गए हैं, उनके बारे में पता किया गया है जो जिनको मंत्री भी बोलते हैं, ठीक है। The other designations for higher officials were संधि विग्राहिका। संधि विग्राहिका मैंने आपको इससे पहली बार बड़ी बार बता दिया। संधि विग्राहिका मतलब फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है, जो कि दो टेरिटरीज के बीच संधि करवाएगा। कहीं ना कहीं संधि का मतलब होता है वार्तालाप, ठीक है, मतलब कोशिश करेगा पूरी की लड़ाई ना हो, ठीक है, संधि करवा देना। Who was minister for foreign affairs, war and peace? महाबलाधिकृता एंड महादंडनायिका मैंने आपको बता दिया ऑब्वियसली चीफ जस्टिस, ठीक है, बोथ ऑफ विच डिनोटेड सुपीरियर पोस्ट इन द आर्मी। समटाइम्स द सेम पर्सन वाज होल्डिंग मोर देन वन सच पोस्ट। फॉर एग्जांपल हरिसेना हु कंपोज द फेमस इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्ता इज सेड टू हैव बीन संधि विग्राहिका एज वेल एज महादंडनायिका। सो ये वाला पॉइंट अगर बात करें तो ऑब्वियसली हमने गुप्ता के जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा उसके पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से उठाया हुआ सेम जैसा लग रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि वहाँ पर हमको बताया गया कि किस तरह से जो गुप्ता टाइम पीरियड के बाद में अलग अलग तरह के हमको ऑफिशियल देखने को मिलते हैं संधि विग्राहिका। लेकिन
अगर बात करें तो जैसे कि हमको पता कि वो टाइम पीरियड जो था वो हायरार्किकल था, ठीक है। हायरार्किकल मतलब जो एक इंसान है उसके आगे वाला ही जो उसका बेटा ही वो उसकी पोस्ट पे आएगा। सो सिर्फ बात करें तो सिर्फ यही कमी नहीं थी, सिर्फ हायरार्किकल ही नहीं था, बल्कि एक जो इंसान था वो दो पोस्ट को ले सकता था, ठीक है। अगर बात करें हरिसेना की जो हमको समुद्रगुप्त उसको मिलता है, उसमें वो क्या है, वो महाबल अधिकारिता भी है और महादंडनायिका भी है, ठीक है। चीफ जस्टिस भी का भी ऐसे काम करता है, ठीक है। सो हमको यहाँ पर ये भी देखने को मिलता है कि एक जो इंसान है वो ना कि हायरार्की को सपोर्ट कर रहा है, हायरार्किकल सिस्टम में चल रहा है, हायरार्किकल सिस्टम चला रहा है, बल्कि एक ही साथ में दो पोस्ट को भी होल्ड कर रहा है। Most of the titles of the officials and high officer continued in the post-Gupta period. For example, a class of officials were known as Kumar Mityas. It seems that most of high officials were selected for this class or grade, and so the Kumara Mityas are mentioned in the various capitals like Sandeep Grahika, Mahabalikrita. Some of them were under the direct control of king, where some seem to have served the princes and provincial governors. ठीक है। सो ये बात बता रहा है कि जो प्रिंस जो टाइटल्स हैं हमको वो भी पोस्ट गुप्ता जो गुप्ता के टाइम पे देखने को मिलते हैं, वो कहीं ना कहीं पोस्ट गुप्ता के टाइम पे भी देखने को मिलते हैं। बात करेंगे जैसे कुछ कुमार मतियस। सो जो किंग है वो जो उसके आगे वाला जो सक्सेसर है वो कहीं ना कहीं आगे वाले अपने प्रोविंशियल लेवल पे अपना जो प्रिंस है, ठीक है, प्रिंस युवराज है, युवराज उसको भेज देता है कोई किसी भी पार्ट को रूल करने के लिए, ताकि कहीं ना कहीं उसको एक्सपीरियंस हो, या फिर वो भी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका जो वो भी उसको जाने, और ठीक है। सो उसको भी प्रोविंस लेवल पर गवर्नर बना देता है, ठीक है, किंग। दो ऑफिसर कार्ड उपारिकवास वाज इन चार्ज ऑफ भुक्ति। भुक्ति मैंने आपको पहले बताया एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन होती है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जैसे आज के टाइम में डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। एक टका वाज मेंबर ऑफ ब्यूरोक्रेसी हु लाइक Vishnapati functioned at level of higher than the villages, and he was an important intermediary administrative link between Bhukti and village. So like आप बात कर सकते हो शायद। सो आयुक्त का जो एक ऐसा मेंबर था जो कि किसी भी एक गांव या फिर एक एडमिनिस्ट्रेशन के बीच लिंक का काम करता था, ठीक है, जो कि विषयपति होते थे उसकी तरह, लाइक डीसी की तरह काम करता था, ठीक है। सो वो कहीं ना कहीं एक गांव और एक एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के बीच लिंक का काम करता था। The official seems to have been paid in cash in the beginning of our period, and later they were just assisted revenues for some designation territories, and they were therefore called भोगपति। जो उस टेरिटरी में काम करते थे, जो भी ऑफिशियल्स होते थे, वो स्टार्टिंग की बात करें तो उनको कैश में जो उनकी सैलरी दे दी थी, लेकिन बाद में उनको लैंड ग्रांट सिस्टम के आधार पर उनको लैंड दे दिया था, ठीक है। सो यही उनका सोर्स ऑफ इनकम था। ओके, सो ये थी उनकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की, किस तरह से उनकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन चलती है, ठीक है, किस तरह से उनका जो सिस्टम है चल रहा है, मिनिस्टर्स उसके ऊपर मिनिस्टर्स या फिर ओवरऑल क्या कौन कौन से मिनिस्टर है उसका क्या क्या फंक्शन है। अब बात करते हैं आर्मी की, तो अगर बात करें आर्मी तो किसी भी एक टेरिटरी या किसी भी एक एम्पायर का जो सबसे मेन फैक्टर होता है उसकी आर्मी होती है, क्योंकि उसी के डिपेंड पे चलती है एक कंट्री। Both for maintaining internal peace and for defending against external aggression, a standing army became a regular feature during this period, ठीक है। सो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के अंदर भी पीस क्यों बनानी हो, शांति बना के रखनी हो, ठीक है, कोई रेवोल्यूशन ना हो जाए, क्योंकि अगर किंग कहीं ना कहीं जो किंग का सक्सेसर है या फिर जो किंग है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी हमको देखने को मिलता है सॉफ्ट है, या फिर सॉफ्ट मतलब कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा डोमिनियंट नहीं है, अगर किंग जो पावरफुल इतना नहीं हुआ तो उसके खिलाफ कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो उसके जो सक्सेसर होते हैं या फिर जो ताक में होते हैं, ठीक है, गद्दी के, सो वो उस पर रिवोल्ट कर देते हैं और तख्ता पलट कर देते हैं, जैसे हमने देखा हुआ है, ठीक है। सो किंग को बहुत ही पावरफुल होना पड़ता था। सो या फिर गांव के अंदर कोई चोरी वगैरह ना हो जाए, या फिर और भी बड़े केसेस होते थे वो ना हो जाए, इसलिए एक स्टैंडिंग आर्मी हमेशा रेगुलरली जो कि डे में हमेशा मौजूद रहती थी, ऑन द स्पॉट हमेशा रेडी रहती थी, या फिर एक्सटर्नल कभी भी अटैक हो सकता है कहीं से, तो उसके लिए हमेशा ऑन द स्पॉट पर तैयार रहती थी एक आर्मी, ठीक है। It was noted above that there were number of high military officials, and they were obviously in charge of this army. Cavalry was an important element of this army. Some maritime states like Palwas in the south also had navy. Chairs do not feature permanently during this period. The Royal Army was supplemented by the militia of feudatory chiefs. हम अगर बात करें साउथ की तो चोलास पल्लवास की, तो उनके पास अपनी नेवी थी, उन्होंने अपना नेवी सिस्टम भी यहाँ तक कि इतना ज़्यादा डोमिनेट कर दिया था, इतना ज़्यादा सीख लिया था, ठीक है। सो जो कहीं ना कहीं जो इसमें भी कहीं ना कहीं करप्शन नहीं आ जाता कि जो किंग का जो साथी होते थे, जो किंग के सब जो रिश्तेदार थे, जो रॉयल फैमिलीज होती थी, वही इन आर्मी के चीफ होते थे, ओके। तो कैवलरी जो है हमको पता है कि जो घुड़सवार जो कैवलरी है, जो घुड़सवार है, वो भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट में, आर्मी में, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली घोड़े हैं जो मल्टीटास्क हो सकते हैं। सबसे पहले घोड़े जो हैं फास्ट होते हैं, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं थकते नहीं है ऑब्वियसली मैदान में, तो और दूसरा फायदा ये है कि जो सोल्जर को है वो कहीं ना कहीं टॉप लेवल पर रखते हैं, हाई लेवल पर रखते हैं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं उसको जो नीचे से तलवार वगैरह मारते हैं जब, तो उससे प्रोटेक्शन मिलती है, और जो एक घोड़े पर बैठा है उसको कहीं ना कहीं एक लार्ज एरिया दिखता है, वाइड एरिया दिखता है, ठीक है। सो अलग घोड़े के भी अलग अलग बड़े फायदे थे हमको, तो इसलिए जो कहीं ना कहीं कैवलरी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, ठीक है। ओके, सो हमारा नेक्स्ट पार्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट मतलब, ठीक है। कंट्री वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू मेनी डिवीजन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। द हाईएस्ट यूनिट अमंग दिस टेरिटरी डिवीजन वाज कॉल्ड भुक्ति। इंपॉर्टेंट है भाई साहब, नोट किया जाए कि जो एक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का जो सबसे हाईएस्ट पार्ट कौन सा होता था, भुक्ति, विच वाज अंडर द चार्ज ऑफ हाई ऑफिशियल्स कॉल्ड उपारिका, ठीक है। भुक्ति इज इक्वल्स टू उपारिका, ओके।
भुक्ति इक्वल्स टू उपारिका, मतलब भुक्ति को कौन, भुक्ति का जो हेड है वो कौन है, उपारिका। समटाइम्स प्रिंसेस वर आल्सो इन चार्ज विद सम भुक्ति, मैंने आपको पहले बताया कि कहीं कम टाइम जो राजा होते थे वो युवराजों को गवर्नर बना देते थे प्रोविंसेस के अपना, ठीक है। वैश्यास वाज द नेक्स्ट, विश्या वाज नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन बिलो विच वाज द लोएस्ट यूनिट द विलेज, ठीक है। सो सबसे ऊपर कौन है, भुक्ति मतलब डिस्ट्रिक्ट, और विलेज मतलब राष्ट्र। इन द ईस्टर्न इंडिया द विश्यास वर आल्सो डिवाइडेड इनटू विथ्स ओवर एंड अबव द विलेज, ठीक है। सो अगर बात करें हम तो ईस्टर्न इंडिया की बात करें तो जो विलेजेस थे, जो विथ से राष्ट्र थे, उनको भी कहीं ना कहीं और पार्ट्स में टुकड़ा में डिवाइड कर दिया गया था। At the level of officials, the officials, locally powerful people called Vishyapatis played a leading role in the administration. In each village, a headman and village elders managed the local affairs. In the urban settlements or towns, there were a number of craft and merchants will to look after the administration. ठीक है, ठीक है। अगर हम विषय के बारे में बात करें, गांव के एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की बात करें तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा अधिकारी कौन होगा, विषयपति ही उसका सबसे बड़ा अधिकारी होगा। अब एक गांव का जो सबसे बड़ा हेड कौन होगा, उसके गांव का हेड सबसे बड़ा होता है सरपंच होता है, ठीक है। सो एक गांव का एक डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा हेड आपको बात करें तो वैसे होता है डीसी होता है, ठीक है। सो वैसे यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो हमने देखा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बोलते हैं भुक्ति, और भुक्ति का सबसे बड़ा हेड कौन है, उपारिका, ठीक है। और अगर हम बात करें अगर उपारिका जो डिस्ट्रिक्ट उसको तोड़ के अगर बात करें विलेज की, सो विलेज को बोलते हैं वेश्या, और वेश्या का हेड कौन है, वेश्यपति। ओके, सिंपल। सो ये बता रहा है कि जो वेश्यापति है वही एक लीडिंग रोल निभाता है एक गांव को चलाने में, जो उसके जो फंक्शंस हैं, क्या 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 लोकल लेवल पे अफेयर्स हैं, या फिर जो कि क्या फंक्शन हो रहे हैं, या फिर ओके उसका जो टाउन के सेटलमेंट है, डेवलपमेंट है, वही वो सारा कुछ हैंडल करता है वेश्यापति। और नेक्स्ट है टैक्सेशन। आई होप कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप इसको पूरा जैसे यहाँ पर है वैसा ही पूरी तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं सिंपल देखो, सीधा सीधा उतारना है। गवर्नमेंट गॉट मोस्ट ऑफ इट्स रेवेन्यू थ्रू टैक्सेशन, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम के अगर बात करें तो कहीं ना कहीं हर एक कंट्री, ऐसा कोई कंट्री जहाँ पर टैक्सेशन नहीं चलता, क्योंकि ये ओवरऑल हर एक कंट्री का जो कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ इनकम होता है, या फिर जो उसकी जो इकोनॉमी को राइज करवाने में जो फैक्ट्री इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो कौन है, टैक्स, ठीक है। सो लैंड टैक्सेस कॉल्ड बाघा भोगा एक्सेट्रा वर द मेन आइटम्स, एंड लैंड टैक्सेस एक्चुअली increased although the centuries as trade and commerce seems to have been declined during the period. Commercial taxes were not found prominently. It may noted that it may be noted that as far as land granted to officials and priests are concerned, the government lost much of its revenue from those lands, ठीक है। सो लैंड जो टैक्सेशन सिस्टम था वो ज़्यादा चलता था, ठीक है। कहीं ना कहीं जो लैंड टैक्स होते थे उसको क्या बोलते थे, भोगो बोलते थे, ओके। और जो तो जो लैंड का टैक्स सिस्टम था वो इसी सेंचुरी से अगर बात करें तो यहाँ से हमको देखने को मिलता है। जो अगर हम देखते हैं कि जो वहाँ की जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं डाउनफॉल हो गई, हमने जैसे पहले भी पढ़ा, ठीक है। सो इतना कहीं कमर्शियली वो अपना लैंड पैसों करेंसी में नहीं दे पाते थे, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन में उनकी जो खेती बाड़ी होती थी उसका हिस्सा देते थे। 1617 हमने पहले भी पढ़ लिया किस तरह से, ठीक है। सो वही होता था, लेकिन और ये भी मान के जो प्रीस्ट को जो लैंड ग्रांट सिस्टम हमने देखा कहीं ना कहीं जो प्रीस्ट को डोमिनियंस थी, जो एक ब्राह्मणिज्म में लैंड डोमिनेट कर देते थे, तो उनको सकता है कि कहीं ना कहीं जो ये अपना जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है उसका लॉस स्टेज है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप बात करें तो एग्रीगेरियन विलेजेस की या फिर ब्राह्मण्स को जो हमने लैंड दिया, ठीक है, वहाँ से उनको रेवेन्यू तो आएगा नहीं। तो कहीं ना कहीं यहाँ से गवर्नमेंट का लॉस माना जाने लगा, और कहीं ना कहीं लैंड रेवेन्यू पे जो लैंड ग्रांट सिस्टम पे भी उसका इफेक्ट पड़ा, ठीक है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं लैंड ग्रांट सिस्टम थोड़ा कम हो गया। ओके, सो ये था टैक्सेशन सिस्टम, बहुत ज़्यादा कहीं इंपॉर्टेंट भी था और बहुत ज़्यादा आसान था, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा पार्ट है जुडिशियल सिस्टम। Judicial system was more developed now compared to the earlier times. Many law codes and treaties were compiled during this period, and the धर्मशास्त्र elaborately dealt with legal matters, ठीक है। सो धर्मशास्त्र ऑब्वियसली धर्मशास्त्र नाम से पता लगता है कि जो उस टाइम के जो लीगल मैटर्स है या ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे या विलेज लेवल पे जो भी सिविल लेवल पे जो कोई भी फैसले थे वो कहाँ से हमको मिलता था, जैसे आज के टाइम का कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइम का धर्मशास्त्र इज टू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो धर्मशास्त्र इज टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द टाइम, ओके। और हमको देखने को मिलता है कि एंशिएंट जो उस टाइम पीरियड से जो पहले का जुडिशियल सिस्टम था, उस टाइम से पहले जो भी जुडिशियल सिस्टम था उससे तो काफ़ी बेहतरी था ये वाला जुडिशियल सिस्टम, ठीक है। देयर आर डिफरेंट कोड लाइक कराना, अधिकराना, धर्म सेना एक्सेट्रा। क्रिमिनल एंड सिविल केसेस वर क्लियरली डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ईच अदर। लॉ रिगार्डिंग प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस वर इलैबोरेट, ठीक है। सो क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ में कहीं ना कहीं फर्क पता लग गया था। ऐसा नहीं था कि पहले जो क्रिमिनल और सिविल लॉ जो थे वो एक ही जगह पे एक ही सुनवाई मानी जाती थी, और कहीं ना कहीं उनका डिसीजन भी एक ही तरीके से एक ही सिस्टम से प्रभावित होते थे, लेकिन बाद में इनके बीच जो डिफरेंस है वो देख लिया गया था, ओके। वो सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ के बीच में कहीं ना कहीं डिफरेंस आ गया और इनको अच्छी तरह से ब्रीफ कर दिया था, ओके। और जो प्रॉपर्टी, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी के जो बारे में भी जो कानून आया था कहीं ना कहीं उसको भी इलाबोरेट कर दिया गया, उसको भी अच्छे तरीके से बता दिया गया था, ठीक है। ऑफ कोर्स जस्टिस वाज बेस्ड ऑन दी वर्ण क्लासिफिकेशन ऑन दी सोसाइटी। तो कहीं ना कहीं जो जस्टिस था वो वर्ण के हिसाब से चलता था, कहीं कहीं जो वर्ण सिस्टम था वो भी डोमिनेट था जस्टिस पे, ओके।
For the same kind of crime, culprits belonging to the higher varnas got less punishment than those belonging to the lower varnas. Dharmashastras also insist that local usage and practices of different guilds and castes should be given due to weight while dispensing justice. So यहाँ पर ये बताया गया कि ऑब्वियसली वर्ना सिस्टम का काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता था जो जुडिशियल सिस्टम पे। अगर कहीं एक इंसान हाई कास्ट का जो क्षत्रियों का अगर किसी का उससे मर्डर हो जाए या फिर कहीं ना कहीं उसके हाथ से कोई मर जाए, ठीक है, सो उसको क्या कहीं ना कहीं वार्निंग देकर छोड़ देंगे या फिर 1-2 साल के लिए सजा सुनाएंगे या फिर। लेकिन अगर बात करें इसी के तो डाउन लेवल अगर किसी छोटी लेवल के कास्ट ने अगर किसी इंसान को मार दिया, फिर किसी इवन की अगर क्षत्रिय जो बड़ी कास्ट के लेवल के लोगों को साथ लड़ाई भी कर दी, सो उसको बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मिलती थी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा क्रूरता से मारा जाता था और इवन की शायद डेथ पनिशमेंट भी मिल सकती थी, ठीक है। सो यहाँ पर देखो डिस्क्रिमिनेशन सामने सामने दिखती है ऑब्वियसली कि जुडिशियल सिस्टम पे वरना जो सिस्टम था वो प्रभावित था, ठीक है। तो ये था उसका जुडिशियल सिस्टम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलीजन, ठीक है। उस टाइम का रिलीजन कैसा था, पोस्ट गुप्ता के बाद रिलीजन कैसा था। You are by now familiar with the certain broad stages with the religious history of early India, ठीक है। अभी तक हमको पता लग चुका है सबसे ज़्यादा कि किस तरह से उससे पहले का रिलीजियस सिस्टम किस तरह से चल रहा था। While archaeological matter suggests that certain elements of Indian religions were presented in the archaeological culture dating prior to the Vedas, the hymns of the Rig Veda gave us for the first time an idea of how prayers were offered to the deities to please them. However, the simple prayer of Rig Veda gave place gradually to the complex rituals dominated by Brahmanas, and once they noticed growth of a close relationship between Brahmanas and the rural warriors in the situation, not only the wandering ascetic who moved away from the establishment of society, but the Buddhist and Jain did not accept the dominance of Brahmanas and all that, ठीक है। सो नॉर्मली कुछ नहीं बताया हुआ है। इंट्रोडक्शन इसमें ये बताया हुआ कि अभी तक आप किस तरह से जो पिछले चैप्टर में तक हमने पढ़ लिया कि किस तरह से एक रिलीजन चलता आ रहा है, ठीक है, एक जो डोमिनेंस रिलीजन है वो चलता रहा है। लेकिन जब अब सोसाइटी आगे आगे बढ़ रही है और कहीं ना कहीं जो हिंदुज़म पे जैसे ब्राह्मणिज्म और क्षत्रियों का जो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा डोमिनेट हो गया है जो नीचे वाले लेवलों पर, ठीक है, वैसे शूद्र उसकी बात करें तो, ठीक है। सो कहीं ना कहीं वो बुद्धिज्म को भी फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब अगर जो डाउन लेवल के जो कहीं ना कहीं जो कास्ट बुक वाले लोग हैं उन्होंने ब्राह्मणिज्म और जैनिज्म को भी फॉलो स्टार्ट करना कर दिया। लेकिन जो ब्राह्मणिज्म वो बुद्धिज्म सो जो डाउन लेवल के लोग उन्होंने बुद्धिज्म को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। तो जो बुद्धिज्म है वो कहीं ना कहीं ब्राह्मणिज्म की डोमिनेंस इतना नहीं मानता, ठीक है, क्योंकि बुद्धिज्म में मैक्सिमम देखते हैं इक्वालिटी है, कहीं ना कहीं इतना कास्ट सिस्टम नहीं देखने को मिलता बुद्धिज्म में। सो वहाँ पर इक्वली इसलिए बुद्धिज्म ब्राह्मणिज्म की तरह डोमिनिज्म नहीं करता है। सो यस दैट्स व्हाई पीपल प्रेफर टू गो विद दैट। इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड, यहाँ पर लाइन नोट करने वाली है। इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड बुद्धिज्म रीच्ड द हाईएस्ट हाइट ऑफ इट्स ग्लोरी, स्प्रेड द कंट्री आउटसाइड द इंडिया एंड बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर वर कंस्ट्रक्टेड ऑन लार्ज स्केल। हमको देखने को मिलता है कि है ना इंडिया के बाहर भी कहीं लोग जैसे बात करें श्रीलंका तो वहाँ पर भी बुद्धिज्म के फैलाने चले गए थे। क्योंकि जो ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कितने बार बोल चुके कि हिंदुइज्म में जो कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम जो वर्ण सिस्टम था वो लोगों को डोमिनेट कर रहा था कहीं ना कहीं, इसलिए जो लोगों ने बुद्धिज्म को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। ऑब्वियसली मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी एग्जांपल दी, सबसे बड़ी एग्जांपल जैसे BR अम्बेडकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे बड़े राइटर, ठीक है। सो उन्होंने भी लास्ट में बुद्धिज्म अपनाया था, ठीक है। एमरजेंस ऑफ भक्ति, ठीक है। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट करता है हमारा नेक्स्ट में। ब्राह्मणिज्म हैड टू एक्सेप्ट द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ न्यू गॉड्स लाइक शिवा एंड विष्णु साइड बाय साइड विद द वैदिक गॉड्स लाइक इंद्र एंड वरुणा। इट आल्सो assimilated many other popular deities like Vasudeva, Skanda and so on. All these led to the growth of भक्ति गण, ठीक है। सो जो ब्राह्मणिज्म है उस टाइम का जो चलता है वो वही जो है वो हमारे रिलीजियसली सबसे बड़े हैं, ठीक है। जो वही बोल रहे हैं वही चल रहा है। जो वो बात करें जो पुरानिक गॉड, ठीक है, जो पुरानों वेदों में लिखे हुए हैं वो वाले गॉड्स अगर वो पढ़ा रहे हैं। लेकिन अब बात करें बिल्कुल कहीं ना कहीं न्यू एमर्जिंग गॉड्स हमको देखने को मिलते हैं टेक्स्ट में। सो कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण हैं उनको वो भी एक्सेप्ट करने पड़ रहे हैं, ठीक है। सो नए गॉड्स जो है कहीं ना कहीं अस्तित्व में आ रहे हैं, अस्तित्व में वो पहले से हैं लेकिन ब्राह्मण्स को उनको भी एक्सेप्ट करना पड़ रहा है क्योंकि और लोगों की वजह से जो कहीं ना कहीं उनको जिनके सामने सच्चाई आ रही है, जिनको पता लगता जा रहा है, ठीक है, पढ़ाई के बारे में, एजुकेशन के बारे में। सो कहीं ना कहीं उनके सामने और भी नाम आ रहे हैं, सो उनको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसी ने ये सारी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, सो ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये एक फैक्टर बन जाता है एक जो भक्ति मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, जो भक्तिज्म के ग्रोथ के लिए ये भी एक फैक्टर बन जाता है। An important character of later Brahmanism was its capacity to adopt new trends. This became necessary to meet the challenges of heretical sects, which were opposed to Brahmanism. Besides adopting new gods, Brahmanism gradually shifted its emphasis from Vedic rituals to Bhakti, which implied the cultivation and development of a personal relationship between God and devotee. Thus, a monistic concept of God with either Shiva or Vishnu as his manifestation and Bhakti to him gaining strength. Some Bhakti came the dynamic force later Brahmanism also called Hinduism. ओके, सो यहाँ पर जो है ना एक हिस्ट्री में सबसे बड़ा ट्विस्ट आ गया, सबसे बड़ा मोड़ आ गया। वो क्या है कि जो हमने देखा कि जो कहीं ना कहीं जो वर्ण सिस्टम से जो लोग वो होकर दूसरे धर्मों में जा रहे हैं, सो कहीं ना कहीं ये ब्राह्मण्स के लिए मुश्किल बन गई या फिर उधर के और क्लेन से वर्ण से उनके लिए मुश्किल बन गई कि क्यों यहाँ से वहाँ लोग बढ़ रहे हैं। अब एक कहीं ना कहीं दूसरे जो रीजन हमने जैसे पहले पढ़ा कि जो बुद्धिज्म है कहीं ना कहीं उसकी हाईएस्ट ग्लोरी पे, सो दूसरे जो वर्ण सिस्टम है जो दूसरे रिलीजन वो भी बढ़ने लगे। सो इसी की वजह से जो ब्राह्मण्स हैं ब्राह्मणिज्म ने एक नया जो भी नए गॉड्स हैं, ठीक है, बात करें गॉड विष्णु, लॉर्ड शिवा और लॉर्ड विष्णु की, तो उन्होंने उनको भी एक्सेप्ट करना, उन्होंने उनको एक्सेप्ट किया, ठीक है, और उन्होंने बोला कि भगवान एक है, ठीक है। सो ये कंसेप्ट आया तब बात करें तो कहीं ना कहीं उन्होंने
इंसान और भगवान के बीच एक संबंध बताया कि ठीक है कि एक उनके और उन दोनों के बीच एक रिलेशनशिप है जो कि हम दोनों को एक दूसरे के साथ मिलाता है, जो कि सेल्वेशन के कहीं ना कहीं हमको प्राप्ति करवाएगा, या फिर जो हमको एक नॉलेज देगा कहीं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं एक भगवान भगवान और इंसान के बीच में एक रिलेशनशिप बताया। ओके, और हमको ये भी देखने को मिलता है कि किस तरह से जो जो दूसरे रिलीजन है वो डोमिनेट हो रहे थे, वो कहीं ना कहीं ही लोगों को अपनी अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे थे। सो ये कहीं ना कहीं जो ये है वो ब्राह्मणिज्म पे इसका इफेक्ट पड़ रहा था। ओके, सो लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड शिवा को भी उन्होंने एक ही बताया, और ठीक है, सो उन्होंने बताया कि हमको अपने भगवान के खिलाफ किस तरह से लॉयल्टी रहना चाहिए, डिवोटेड रहना चाहिए, ठीक है, उसके उसके लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, ठीक है। हाँ, सो इसका हम देखा, सो ये कहीं ना कहीं वापस जो भक्तिज्म है वो उसने अपनी इंपॉर्टेंस वापस गेन की, ठीक है। सो इसी बाद में हमको देखने को मिलता है कि बुद्धिज्म के जो इस डायनेमिक फोर्स को, या फिर बुद्धिज्म इस डायनेमिक मूव को बाद में हिंदुज्म में कन्वर्ट कर गया, मतलब बाद में किस तरह से जो ब्राह्मणिज्म का जो ये सिस्टम है, ब्राह्मणिज्म का ये मूवमेंट था, इसको बाद में हिंदुज्म में कन्वर्ट कर दिया गया, किस तरह से बाद में ये हिंदुज्म बन गया, ठीक है। हिंदुज्म मतलब जब बाद में जब लॉर्ड शिवा, लॉर्ड विष्णु, या फिर जब बात करते हैं मदर गॉडेस की, या फिर बात करते हैं जो पूरा वैदिक टाइम के जो गॉड्स इंद्र वरना, ठीक है, सारे और मिल गए, उन्होंने कहीं ना कहीं उनको बताया कि हमको इनके खिलाफ कहीं ना कहीं लॉयल रहना चाहिए, डिवोटेड रहना चाहिए। सो बाद में ये सारा हिंदुइज्म बन गया। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिंक्रेटिज्म ऑफ डेटीज। ये इतना इंपॉर्टेंट मतलब है, देखो पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है, ज्ञान के लिए इंपॉर्टेंट, लेकिन मुझे पता है कि ये ऐसे पेपर में नहीं आएगा, मुझे पता है, लेकिन हम लोग को देखते हैं कि ये पेपर में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको इसको ओवरऑल ऐसे बता देता हूँ, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि जब हमने देखा कि ये भी पिछले वाले पार्ट से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, तो ये देखा कि जो कहीं ना कहीं जो बाद में जब ब्राह्मणिज्म ने अपना वापस डोमिनेट ले लिया, क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं कि वर्ण सिस्टम में अगर जब दूसरे लोग जो छोटे वर्ण के लोग थे वो दूसरे ब्राह्मण बुद्धिज्म में जा रहे थे, लेकिन बाद में जब ब्राह्मणिज्म ने देखा कि लोग दूसरे में जा रहे हैं, तो उन्होंने वन गॉड वन कंसेप्ट लाया कि किस तरह से हमको अपने गॉड के लिए लॉयल रहना चाहिए, ठीक है। और भी उन्होंने बताया, और भी फैक्टर्स बताए। सो बाद में जब कहीं ना कहीं वापस से ब्राह्मणिज्म जो है वो अट्रैक्शन बन गया था सभी धर्म और लोगों के लिए। सो जब लोग इसमें वापस आना स्टार्ट हो गए ना, सो उसके बाद ये किया कि इन्होंने एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ने भाई, एक जो ब्राह्मणिज्म में थे उन्होंने एक नया वो लाया। उसके बाद जो ब्राह्मण संघ ने नई थ्योरी लाई कि जिसमें जो है गॉड है ना, सो अलग अलग, अब यहाँ पर बात कर रहे हैं, सो हमने देखा कि इस तरह से पहले भी जो ब्राह्मण्स हैं वो अलग अलग जगह पे चले गए, स्प्रेड हो गए, ठीक है, फॉर द इंजॉयमेंट ऑफ लैंड ग्रांट्स। लेकिन बात करें उसके तो अलग अलग जगह पे जो ब्राह्मण्स ने ठीक है धर्म निभाए, ठीक है। सो अलग अलग जगह पे ब्राह्मणिज्म का उन्होंने भी फैलाया, ब्राह्मणिज्म का प्रचार प्रसार किया। सो अगर एक बड़ा इतना बड़ा एम्पायर, हमने देखा कि ओवरऑल कितना इंडिया बड़ा सब कॉन्टिनेंट, अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग रह रहे हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं हर एक इंसान की अपनी अपनी सोच उभर रही थी उनकी नीड के अनुसार। अगर हम बात करें वैदिक, तो जो बारिश के देवता जैसे हम किसको मानते हैं, इंद्र को मानते हैं, ठीक है। सो वायु, ऑक्सीजन का वायु मानते हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं जैसे सन जो है सूर्य है, ठीक है, उसको भी सूर्य देव मान देते हैं, ठीक है। आग का देवता अग्निदेव को मान जाते हैं, ठीक है। आग का देवता हम अग्निदेव को मान जाते हैं। सो अपने अपने बेसिक नेसेसिटीज़ के हिसाब से कि कौन हमको ज़्यादा सेटिस्फाई करता है, कौन हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है, सो हम उसको उसी की पूजा करेंगे। उसके हिसाब से अलग अलग जगह पे और भी अलग अलग लोग जिनकी उन्होंने कहानी सुनी थी पहले में मैथोलॉजिकली, ठीक है, अलग अलग जगह पे जो लोग उनकी कहानी सुन रहे थे, तो वो उनको फॉलो कर रहे थे। जैसे आप बात करें अलग अलग जगह पे, तो वैष्णविज्म को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, शिविज्म को फॉलो कर रहे हैं, या फिर बात करें वासुदेव की बात करें तो हम जो हम बात करें मथुरा वृंदावन, तो वहाँ पर राधा कृष्ण जी भगवान आते हैं, ठीक है, वासुदेव आते हैं। और मथुरा की बात करें तो सो अलग अलग जगह पे अलग अलग वो आने लगे। सो उन्होंने क्या कहा कि बुद्धिज्म ने, ब्राह्मणिज्म ने क्या कहा कि जो ओवरऑल हर जगह पे चाहे आप किसी भी गॉड को पूजा कर रहे हो, लेकिन वो अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं वो एक ही है, ठीक है, वो मतलब एक ही माना गया, ठीक है, वन गॉड को माना गया, तो कहीं ना कहीं वो वन ही है। सो इस तरह से जो इनका सिस्टम है ये चलाया, उन्होंने बताया कि किस तरह से जो गॉड का सिस्टम, जो रिलीजियस सिस्टम है वो एक है। कहीं ना कहीं मतलब इन्होंने गॉड को उसमें मानववाद मिलाया कि कहीं ना कहीं जो भगवान है वो भी इंसान के रूप में ही है, ठीक है, उन्होंने भी इंसान के रूप में अवतार लिया था और धरती का कल्याण किया था। एमर्जेंस ऑफ तंत्रिज्म, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तंत्रिज्म मतलब फिलोसफिकल बात, लाइक तंत्र मंत्र विद्या, लाइक हवन कुंड में जैसे वो डालते हैं वगैरह, सो शक्ति वगैरह, ठीक है, एमर्जेंस ऑफ शक्तिज्म बोल सकते हैं आप इसको। द रिलीजियस प्रैक्टिस विच originated the most primitive fertility rites to the non-Aryan tribal circles later came to be known as tantrism. It not only infiltrated into the other civilized cults, Jainism, Buddhism, Shaivism, Vaishnavism, ठीक है, but also emerged as challenge and reaction to all the cults as well. As well, all of them had developed vested interest in had become part of establishment by early medieval period. सो ये था तंत्रिज्म की, ठीक है, जिसमें फिलोसफिकल बातें पढ़ते हैं हम, कहीं ना कहीं तंत्र विद्या पढ़ते हैं, ठीक है। सो उसको बाद में तो तंत्र विद्या कहा जाने लगा। और जो तंत्रिज्म ने है कहीं ना कहीं जो बाकी जो उस टाइम के रिलीजन थे, बुद्धिज्म, जैविज्म, वैष्णविज्म, से इन्होंने अपने जो ये वाले रिलीजन थे, इन्होंने आप कहीं ना कहीं अपने लिए इनका अपना निजी सो बाद में जो तंत्रिज्म है वो इन सभी रिलीजन्स के लिए कहीं ना कहीं चैलेंज लाता है, एक चुनौती लेता है कि बाकी जिसकी वजह से जो बाकी और लोग हैं वो कहीं ना कहीं तंत्रिज्म को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जो ये तंत्रिज्म है ये ऑब्वियसली फैक्ट वो उस पर चलता है, फिलोसफिकल बात पे चलता है, मिथ पे चलता है, ठीक है। तंत्रिज्म है वो काफ़ी फिलोसफिकल है, काफ़ी डीप है, ठीक है। तो इसका
फीचर्स क्या है, ठीक है, सम फीचर्स ऑफ तंत्रिज्म। वुमेन्स क्लियरली एंजॉय हाई स्टेटस इन ऑल द ट्राइबल बेल्ट्स, ठीक है, ऑब्वियसली। सो इस पे ये था कि बात करें दूसरे रिलीजन्स की, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वुमेन्स को इतना ज़्यादा प्रिविलेज नहीं दी जाती थी, प्रायोरिटी नहीं मानी जाती। हम कहीं ना कहीं जो मेन्स हैं, जो अल्फा जो मेल हैं, उनकी जो डिक्लाइन या फिर उनका जो वीक होने का रीजन माना जाता है वुमेन्स को। लेकिन बात करें अगर हम यहाँ की, तो यहाँ पर जो वुमेन्स को इक्वल प्रायोरिटी दी जाती थी, ठीक है। Since in the Sanskrit text they were bracketed with the Shudras, it became necessary for them to raise their traditional ritual status by means of tantric institution. The reason for the importance of female deity in tantrism is that in all the tribal belts the cult of mother goddesses was widely prevalent, ठीक है। सो हमको ये देखने को मिलता है कि एंशिएंट टाइम में तो जो वुमेन्स है ना, वो कहीं ना कहीं शूद्रास के बराबर ही मानी जाती है। कहीं ना कहीं अगर बात करो, अगर चाहे बड़े से बड़े रूलर की भी वाइफ क्यों ना हो या फिर वो क्यों ना हो, कहीं ना कहीं उसको उसकी और शूद्रास की हालत एक ही होती थी, क्योंकि वो भी एजुकेशन पढ़े, लेडीज़ उस टाइम पढ़ नहीं सकती थी, शूद्र भी पढ़ नहीं सकते थे, ठीक है। लेडीज़ कहीं ना कहीं जो है फाइट में किसी भी और चीज़ में हिस्सा नहीं ले सकते थे, सोशल गैदरिंग में जो शूद्र थे वो भी नहीं ले सकते थे, ओके। और भी बड़ी सारी रिस्ट्रिक्शन थी जो शूद्र पे थी, और वही सेम जैसे फीमेल वुमेन पे थी, तो कहीं ना कहीं उनको एक लेवल पर माना जाने लगा। लेकिन बात करें अगर तंत्रिज्म की, तो उस टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं जो हर जगह फीमेल मदर गॉडेस के मूर्तियाँ होती थी, मदर गॉडेस को पूजा जाने लगा, मदर गॉडेस को पूजा जाने लगा, ओके। सो यहाँ पर ये भी एक फैक्टर बन गया जिसकी वजह से वुमेन्स को ऊपर आने का मौका मिला, ठीक है। These aboriginal goddesses entered into Brahmanism and Shakti, Buddhism as Tara and Jainism as by Yakshini, ठीक है। सो ये मदर गॉडेस जो आई, जो जिन्होंने हर एक पर्टिकुलर धर्म की हर एक मदर गॉडेस आई, ठीक है। सो ब्राह्मणिज्म में शक्ति ने ओवरटेक किया, ठीक है। ब्राह्मणिज्म की बात करें तो ब्राह्मणिज्म में कौन सी मदर गॉडेस आई, हम देखते हैं शक्ति माँ, ठीक है। सो अगर बुद्धिज्म में आए तो माँ तारा को पूजा जाता है, ठीक है। और अगर बात जैनिज्म की आए तो ठीक है, माता यक्षिणी को पूजा जाता है। सो अलग अलग धर्म में उन्होंने वुमेन्स ने कहीं वुमेन गॉडेसेस आई, और उन्होंने वुमेन्स की जो कहीं ना कहीं सोसाइटी में एक हायर स्टेटस बनाया। The Goadha, a Prakritic text of early medieval period associated with Kali and Pravarti, with such tribals as Kosals and Sabaras. Shakti is known as Matangi, a goddess of Matanga tribe, and Chandili, a goddess of Chandalas. At the end of Gupta's period, many tribal goddesses were absorbed into higher cults, together with many magical rites and new form of animal sacrifices. All these increased in importance throughout the early medieval period. Tantrism emerged as religious factors for in the 6th century CE and became a strong force by the 9th century. So ये देखने को मिलता है कि बाद में जब हम लोकल लेवल, जब ट्राइब्स लेवल पे जो ट्राइब्स होते हैं, कहीं ना कहीं वो भी शक्तिज्म को फॉलो करने लगे अपने लेवल पर, ठीक है। सो कहीं ना कहीं बहुत ही पावरफुल माना जाता था शक्ति माँ को, ठीक है। उनका जो कहीं ना कहीं जो स्प्रेड है वो बढ़ने लगा 6 से 9th सेंचुरी के टाइम पीरियड, हमको बात देखने को मिलता है। बाद में कहीं ना कहीं अलग अलग लेवल पे अलग अलग मदर गॉडेसेस हमने देखा कि अलग अलग रिलीजन में आने लगी, ठीक है। सो ये भी एक बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है कहीं ना कहीं तंत्रिज्म के राइज का। सो हम बात करते हैं 6 से लेकर 9th सेंचुरी के टाइम पीरियड में किस तरह से जो तंत्रिज्म ने अपना राइज किया, ठीक है। तंत्रिज्म ने जो मतलब मदर गॉडेस, ठीक है, शक्तिज्म, ओके। तंत्रिज्म मतलब इनको रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं, ओके। सो आई होप जो तंत्रिज्म का चैप्टर थोड़ा सा इतना मैसी हो गया, थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंफ्यूजन वाला हो गया, लेकिन आगे भी इसके बारे में आएगा, ठीक है। अभी इसमें सिर्फ थोड़ा सा दिया हुआ से आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया हुआ मैंने नॉर्मली। आई होप कि हमने 8 चैप्टर जो खत्म कर लिए हैं, आपको समझ आए हो। इसी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय।